औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों हमने नेक्स्ट 2 ऑर्गेनेलीज़ के बारे में पढ़ना है। पहली जो ऑर्गेनेली है वो है सेंट्रियोल और सेकंड जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल ऑर्गेनेली किसे कहते हैं जी? सेंट्रियोल ऑर्गेनेली जो है ये जानदारों के सेल में मौजूद, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सेल ड्रा करूँगा आप लोगों के सामने, और ये सेल का होता है न्यूक्लियस। इसे कहते हैं सेल का न्यूक्लियस वाला पार्ट, कि ये सेल का न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है। इस बच्चों न्यूक्लियस वाले पार्ट के बैरूनी तरफ जो है ऐसे 2 ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। कितनी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जी? 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं इस न्यूक्लियस के बाहर। इनमें से हर एक जो बच्चों सेंट्रियोल होता है ना, उसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जी? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। इनमें से हर एक सेंट्रियोल के पास, मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर 2 सेंट्रियोल होंगे और इनमें से हर एक सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। अगर बच्चों यहाँ पे ये एक सेंट्रियोल है, इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो इसकी हर एक, मिसाल के तौर पे हम इसके ऐसे 9 पार्ट्स ड्रा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 जो है माइक्रोट्यूब्यूल रखने वाली एक सेंट्रियोल है, कि इसके अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे और ये एक सेंट्रियोल होगी। इसी तरीके से इसके अंदर भी ऐसे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे और ये एक सेंट्रियोल बनाएगी। और इस तरह न्यूक्लियस के बाहर जो है वो 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। अब बच्चों इनमें से हर एक माइक्रोट्यूब्यूल में फर्दर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। फर्दर 3 क्या होती है जी? माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। हम कह सकते हैं कि जो बेसिक एक ट्यूब्यूल होती थी उसके अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती थी। तो बेसिक कितनी है जी? 9। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स, कि हर सेंट्रियोल के अंदर जो है वो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। और यहाँ पे हमारे पास 2 सेंट्रियोल हैं बच्चों। कितने सेंट्रियोल हैं जी? 2 सेंट्रियोल। अब बच्चों वो कहता है कि 2 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस को हम बोलते हैं बिफोर सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं जी? बिफोर सेल डिवीजन, के सेल डिवीजन से पहले क्या होगा। एंड सेकंड को हम बोलते हैं कि आफ्टर सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के बाद क्या होगा। बच्चों अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन के प्रोसेस हमने 2 पढ़े थे। एक को आप लोग बोलते थे माइटोसिस और सेकंड को आप लोग बोलते थे मियोसिस। क्या बोलते थे जी? माइटोसिस एंड मियोसिस। दीज आर 2 प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व इन द डिवीजन ऑफ सेल, जो सेल की डिवीजन में इन्वॉल्व थे। अब बच्चों यहाँ पे अगर बात की जाए ना माइटोसिस की या मियोसिस की बात की जाए, तो माइटोसिस और मियोसिस में इन ऑर्गेनेलीज या इन सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है, ये सेंट्रियोल क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं इसको जो है रेज करके एक और डायग्राम ड्रा करने लगा हूँ दरमियान में। वो डायग्राम ये है कि ये जो 2 सेंट्रियोल न्यूक्लियस के बाहर होते हैं ना, ये सेल की डिवीजन में अहम किरदार अदा करते हैं। कैसे करते हैं कि इनमें से एक सेंट्रियोल जो है वो इस साइड की जो है वो क्या बना देता है जी? स्पिंडल फाइबर्स बना देता है, और एक सेंट्रियोल इस साइड के स्पिंडल फाइबर्स बनाने का काम करता है। एंड दीज स्पिंडल फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये धागानुमा साख्तें होती हैं। तो एक सेंट्रियोल सेल की डिवीजन में इस साइड की स्पिंडल फाइबर्स बना देगा और दूसरा सेंट्रियोल इस साइड की स्पिंडल फाइबर्स बना देगा। अब बच्चों इन स्पिंडल फाइबर्स पे क्रोमोसोम अपनी अरेंजमेंट को क्या करते हैं जी? तरतीब देते हैं। ठीक है, तो सेंट्रियोल का काम ये है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रियोल, बोथ सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल होते हैं ना न्यूक्लियस के बाहर, 1 सेंट्रियोल मेक्स दिस साइड ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, इस साइड की स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा, एंड सेकंड सेंट्रियोल मेक्स दिस टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, इस साइड की स्पिंडल फाइबर बनाएगा। और जब स्पिंडल फाइबर्स मुकम्मल हो जाएगी तो क्रोमोसोम की अलाइनमेंट उनमें क्या हो जाएगी जी? मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद बच्चों वो कहता है कि सेंट्रियोल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। बच्चों जब हम पढ़ते थे ना कि वो स्पिंडल फाइबर्स बना लेगा, इसके बाद वो कहता है कि ये फॉर्मेशन ऑफ सीलिया में, किसमें जी? फॉर्मेशन ऑफ
सीलिया में भी अहम किरदार अदा करते हैं। सीलिया क्या है? सीलिया आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम की मूवमेंट करवाने में हेल्प करें वो धागानुमा साख्तें क्या कहलाती हैं जी? सीलिया। तो बच्चों इन्हीं साख्तों को हम सीलिया का नाम भी देते हैं। यहाँ पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पिंडल्स का नाम दे रहे हैं, यही जो है ये सीलिया का किरदार भी अदा करते हैं। और इनको भी कौन बनाता है? सेंट्रियोल बनाता है। कौन बनाता है बच्चों? सेंट्रियोल बनाता है। तो ये हमने आज सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा है। इससे नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। किस पे चलते हैं जी? अब हम सेकेंड ऑर्गेनेली को डिस्कस करते हैं विच इज नेम्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों हमने सुना था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। हम ऐसे कहते हैं कि सेल, यहाँ पे हम सेल को एक मतलब के मोहल्ले का नाम दे सकते हैं कि जैसे एक मोहल्ला हो, उस मोहल्ले को पूरे के पूरे को बिजली ट्रांसफ़र करनी है, एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है, तो वो कौन ट्रांसफ़र करता है जी? ट्रांसफार्मर ट्रांसफ़र करता है। अब जो सेल का ट्रांसफार्मर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज वजह क्या है? क्योंकि इसने पूरे के पूरे सेल को पावर ट्रांसफ़र करनी है। एंड पावर ये किस फॉर्म में ट्रांसफर करेगा? पावर इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी के ट्रांसफर करेगा। पावर इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी के ट्रांसफर करेगा। देन क्वेश्चन विल बी राइज। क्वेश्चन ये होता है कि एटीपी किसे कहते हैं? एटीपी हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब हम कह सकते हैं कि सेंटर में एक एडिनिन का मॉलिक्यूल लगा है, फॉस्फेट एंड डेट इज फॉस्फेट 1, 2 एंड 3। ये 3 फॉस्फेट जब एडेनिन से मिलते हैं तो ये मिलकर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जब भी सेल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा वो इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी के ट्रांसफर करेगा। अब बच्चों इसके बाद वो ये कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली है इसकी 2 सर्फेसिस बनती हैं। कितनी सर्फेसिस बनती हैं जी? 2 सर्फेसिस बनती हैं। वो कहता है कि इसकी एक होती है आउटर सरफेस। क्या होती है जी? आउटर सरफेस। और एक होती है जी इनर सरफेस। एक कौन सी सरफेस होती है जी? इनर सरफेस होती है। अब बच्चों यहाँ पे मैं ज़रा डायग्राम ड्रा करता हूँ कि एक तो हम इनर साइड को ड्रा कर लेते हैं और एक फिर उसके हम ऐसे आउटर पार्ट को ड्रा कर लेते हैं। बच्चों ये कहता है कि जो इनर साइड है, जो आउटर साइड है, सॉरी जो आउटर साइड है, ये आउटर साइड हमेशा स्मूथ होती है। क्या होती है भाई? स्मूथ होती है। इस पे किसी भी किस्म की रफली एरियाज मौजूद नहीं होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। लेकिन एट अ टाइम वो ये कहता है कि जो इनर साइड होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये रफ होती है। ये क्या होती है जी? रफ साइड होती है। अब इसके रफ होने की रीज़न क्या है? ये रफ क्यों होती है? ये रफ बच्चों इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो सिस्टर्नी, इनमें से हर एक तह को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं जी? सिस्टर्नी। और बच्चों जब ये सिस्टर्नी की मुख्तलिफ तहें एक साथ मिल जाती हैं और एक मुकम्मल एक पेयर बनाती हैं तहों का, तो उन तहों को हम क्रिस्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? क्रिस्टाई की तह। अब वो कहता ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये एक डबल मेम्ब्रेन रखने वाला स्ट्रक्चर है। बट इट्स आउटर मेम्ब्रेन और आउटर सरफेस, लेकिन इसकी आउटर मेम्ब्रेन या आउटर सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है। बिकॉज देयर आर नो लेयर्स आर प्रेजेंट आर अवेलेबल ऑन आउटर सरफेस। क्योंकि आउटर सरफेस पे कोई भी मेम्ब्रेन या सरफेसेस ऐसी मौजूद नहीं होती जो उसको रफ बनाए, इसलिए वो क्या होती है? स्मूथ। लेकिन वो साथ साथ ये कहता है कि बट द इनर सरफेस इज रफ। इनर सरफेस रफ होती है। क्यों जी? इसलिए रफ होती है क्योंकि इनर सरफेस में ये मुख्तलिफ लेयर्स पाई जाती हैं मॉलिक्यूल्स की, और इन लेयर्स को हम इनमें से हर एक लेयर को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं जी? सिस्टर्नी। लेकिन बच्चों जब सिस्टर्नी की ये लेयर्स आपस में मिलती हैं, सॉरी इनमें से हर एक लेयर को हम बोलते हैं क्रिस्टाई। क्या बोलते हैं जी? क्रिस्टाई की तह बोलते हैं। दोबारा सुनिए, इनमें से हर एक लेयर को क्रिस्टी की तह बोलते हैं। लेकिन जब ये तहें आपस में मिलती हैं तो ये तहों का एक जोड़ा बनाती हैं जिसे हम सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सिस्टर्नी बोलते हैं। अब बच्चों वो ये कहता है कि ये क्रिस्टाई की जो तहें हैं ये इसको क्या बना देती हैं भाई? रफ बना देती हैं। क्या बना देती हैं जी? रफ बना देती हैं। अब बच्चों ये कहता है
कि इन तहों के अंदर जो इनर साइड पे मौजूद हैं, इनमें दोनों मालिक्यूल, एक मालिक्यूल डीएनए का एंड सेकंड मालिक्यूल राइबोसोम, डीएनए एंड राइबोसोम्स, दीज बोथ मालिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इनर साइड। ये इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए भी और राइबोसोम भी। सो जब राइबोसोम प्रेजेंट है तो राइबोसोम का काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की सिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है। बिकॉज हम जानते हैं कि राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। एक को हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए एंड सेकंड को हम बोलते हैं प्रोटीन। के राइबोसोम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से। जब राइबोसोम और डीएनए बोथ आर प्रेजेंट इन इनर साइड, जब वो दोनों इनर साइड में मौजूद होंगे तो राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी होगी? प्रोटीन की तैयारी होगी। किसकी तैयारी होगी भाई? प्रोटीन की तैयारी होगी। एक पॉइंट तो बच्चों हो गया ये। इसके बाद बच्चों वो कहते हैं द इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टल इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर। अब वो कहते हैं बच्चों कि इनमें से जो ये तहें हैं ना, ये तहें ऐसे जो है दो तहें जब ये आपस में मिलती हैं तो ये ऐसे एफ लाइक स्ट्रक्चर भी बनाती हैं। क्या बनाती हैं जी? एफ लाइक स्ट्रक्चर। ये एक नोब की तरह का एक नोकीला, नोब किसे कहते हैं जी? नोकीला किस्म का एक स्ट्रक्चर बनता है एफ लाइक, और इसको हम F1 पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? F1 पार्टिकल बोलते हैं। क्या कहा मैंने जी? कि ये जो दो तहें हैं या तीन तहें हैं, ये मिलकर एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, नोब लाइक स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम F1 पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? F1 पार्टिकल बोलते हैं। अब वो कहता है कि ये बच्चों जो तहें हैं सारी की सारी, ये जिस फ्लूइड के अंदर होती हैं उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब वो कहता है कि इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे के अंदर जो है एंजाइम भी मौजूद होते हैं, कोएंजाइम भी मौजूद होते हैं, एंजाइम और कोएंजाइम भी मौजूद होते हैं, और डिफरेंट किस्म के मेटाबोलाइट्स भी मौजूद होते हैं। एंजाइम, coenzyme and different types of metabolites are also present in this crystalline, in this layers of crystalline layers, crystalline की layers में present होते हैं। अब बच्चों जब यहाँ पे एंजाइम्स भी होंगे, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी होंगी, कोएंजाइम भी होंगे, तो बच्चों वो एनर्जी की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। किसकी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं जी? एनर्जी की सिंथेसिस में, एनर्जी को बनाने में उसकी मदद करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एंजाइम, कोएंजाइम, मेटाबोलाइट्स की वजह से जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के बनती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की बनते हैं। कि यहाँ पे जो एनर्जी करेंसी का यूनिट होता है वो एटीपी होता है। और बच्चों जब जब सेल को रिक्वायर होती है ना एनर्जी, तो एटीपी उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करता जाता है, ट्रांसफ़र करता जाता है। अब बच्चों एटीपी एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे करता है? तो बच्चों एटीपी को जब एनर्जी ट्रांसफ़र करनी होती है तो एटीपी अपने आप को तोड़ लेता है एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट। यहाँ पे जब वो बच्चों जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल टूटता है तो वो चेंज हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। और दर हकीकत ये जो इनऑर्गेनिक फास्फेट का मॉलिक्यूल होता है ये सेल को एनर्जी देने का काम करता है, सेल को एनर्जी देने का काम करता है। और इसको बनाता कौन है? इसको बनाता जी माइटोकॉन्ड्रिया है। बच्चों आज हमने दो ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा है, सेंट्रियोल के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये तमाम की तमाम बातें आपने अच्छे से याद करनी है। और बच्चों अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अच्छे से अच्छे उसको करें, और तमाम की तमाम इन टॉपिक्स को तैयार करके लें। हमें पता है कि तमाम कमी हम पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइव क्लास का कुछ और मतलब होता है, वहाँ पे आपकी क्वेश्चनिंग होती है, उसकी आंसरिंग की जाती है। तो कोई क्वेश्चन अगर इसमें से आपको समझ नहीं आती तो उसको आप साथ साथ राइट करते जाया करो, ठीक है? समझ रहे हो? और जो आपको समझ में आ जाता है वो कर लिया करो, कोशिश किया करो जो समझ में नहीं आता उसको भी करो, लेकिन अगर वो नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा उसको राइट कर लिया करो, उसके पॉइंट्स बना के दोबारा फिर सर को बता दिया करो, मैं आपको आंसरिंग कर दिया करूँगा। तो आज का ये टॉपिक था, इसे तैयार कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।